तो किसी भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दो तरह के बच्चे बैठे हुए होते हैं। पहले बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं जो बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ के आते हैं बुक का, बहुत ही डिटेल में आंसर्स वगैरह लिखते हैं। और दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही आलसी होते हैं बट वो बहुत स्मार्ट भी होते हैं। ऐसे बच्चे जरूरी नहीं है कि अपने आंसर शीट को पूरा भर दें, बट बहुत बार वो हार्ड वर्किंग बच्चों से ज्यादा नंबर स्कोर कर लेते हैं। और तुम्हें पता है इसके पीछे का क्या सीक्रेट है? वो है पेपर प्रेजेंटेशन का। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा साल मेहनत करते हैं बोर्ड एग्जाम के चक्कर में, सारा एंजॉयमेंट वगैरह छोड़ के दिन रात पढ़ते रहते हैं, फिर वो एग्जाम में जाके पूरा आंसर शीट को फिल कर देते हैं। उसके बाद भी कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो कि पूरे साल मस्त एंजॉय कर रहा था, बस क्लास में थोड़ा बहुत ध्यान देता था, बट उसका आंसर लिखने का तरीका ऐसा था ना कि वो उस पढ़ने वाले बच्चे से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेता है। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि तुम बहुत ही एवरेज बच्चे हो, तुम्हारा 70-80% से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता है, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तो उसकी चिंता मत करो। तुम इस वीडियो पूरे एंड तक देखो। अगर तुम अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन करना सीख जाते हो ना, तो वो 10-15 मार्क्स जो तुम्हें 90% तक पहुंचने से रोक रहा है वो तुम अचीव कर पाओ। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, किसी भी आंसर शीट को अच्छे से प्रेजेंट करने के पीछे का जो साइकोलॉजी है ना, वो है पेपर चेक करने वाले बंदे के दिमाग के साथ खेलना। जो एग्जामिनियर होता है, यानी कि जो एग्जाम के बाद जो टीचर तुम्हारा आंसर शीट चेक कर रहा होता है, तुम्हें उसे किस तरह से खुश करना है, यही होता है पेपर प्रेजेंटेशन। देखो, जो पेपर चेक करने वाला उसके बारे में तो तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हारा स्कूल का टीचर है नहीं, वो आदमी किस मिजाज का है, पेपर चेक करते टाइम उसका मूड कैसा है, ये सब तुम्हें नहीं पता है। तो बहुत बार क्या होता है कि तुम पूरा डिटेल में आंसर लिखे हुए, पर वो तुम्हारा आंसर ठीक से पढ़ता भी नहीं है और तुम्हारे आधा 1 मार्क्स कट कर देता। हो सकता है वो आदमी जब पेपर चेक करने निकल रहा हो अपने घर से, तो अपनी बीवी से डांट खा के निकल रहा हो, तो उसका मूड खराब होगा दिन भर। अब वो अपना सारा गुस्सा तुम्हारे पेपर के ऊपर निकाले। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है कि तुम्हें इस तरह से पेपर को प्रेजेंट करना है कि वो बंदा तुम्हारा पेपर देखते ही साथ खुश हो जाए। और अगर तुमने शायद कोई पॉइंट छोड़ भी रखा हो ना, तो भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाए। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख मेरे। ये गाना तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। रिसेंटली जब मैं YouTube देख रहा था, तो मुझे इस गाने से भी ज्यादा ट्रेंडिंग एक इवेंट देखने को मिला, जिसका नाम था अनअकैडमी प्रतिष्ठा, जिसमें पूरव झा, सुनील छेत्री और सतीश और अनअकैडमी के सभी टॉप एडुकेटर जैसे सीप मैम, अरविंद कालिया सर, मृणाल पटेल सर और भी बहुत सारे एडुकेटर्स आने वाले हैं। और इन सभी के कंबाइंड सब्सक्राइबर्स 5 करोड़ से भी ज्यादा हैं। और ये सभी साथ में आने वाले हैं आज तक के सबसे आइकॉनिक लॉन्च इवेंट पे, जो कि 10 दिसंबर शाम 7 बजे होने वाला है। अब पूरव झा अपने कौन सा आइकॉनिक अवतार में आने वाले हैं, इस चीज को देखने के लिए तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके नोटिफाई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलो तुम लोगों से मिलते हैं 10 दिसंबर शाम को 7 बजे। तो चलो अब एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं कि तुम्हें अपने सोशल साइंस के पेपर में, इनफैक्ट किसी भी पेपर में, किस तरह से तुम्हें अपने आंसर्स को लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हें अपने सारे आंसर्स को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। मतलब ये कि पहला आंसर है तो उससे पहले लिखना है, फिर दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया गया है, उसी ऑर्डर में तुम्हें आंसर भी लिखने की कोशिश करना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें जो आंसर आता है वो पहले लिख देते हैं, और जो आंसर नहीं आता उसे बाद में आगे जाके अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है ना, कि तुम्हें नंबरिंग पहले कर देना है, और जिस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं आता उसके लिए तुम खाली स्पेस छोड़ दो, बट कोशिश करो कि आंसर सारे एक ऑर्डर में हो। दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें आंसर्स को सेक्शन वाइज लिखना है। जिस सेक्शन का जो आंसर है वो उसी पर्टिकुलर सेक्शन के नीचे लिखना है। अगर सेक्शन ए का आंसर है तो सेक्शन ए के नीचे ही लिखो, और अच्छे से मेंशन करना है कि वो आंसर कौन से सेक्शन का है। यानी कि अगर तुम सेक्शन ए के सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने वाले हो, तो ऊपर बड़े से बोल्ड लेटर्स में सेक्शन ए मेंशन कर दो। इससे क्या होगा कि पेपर चेक करने वाले बंदे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा तुम्हारे आंसर्स को ढूंढने के लिए कि कहाँ पे कौन सा आंसर लिखा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैंड राइटिंग। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा सुंदर हैंड राइटिंग में नहीं लिखना है। तुम्हारा जो नेचुरल हैंड राइटिंग है ना, जो मीडियम स्पीड में तुम आंसर्स को लिखते हो, मतलब कि रीडेबल हैंड राइटिंग, मतलब अगर तुम आंसर्स को लिखो तो कम से कम वो पढ़ने लायक हो साथ साथ। अब देखो, एग्जाम में तुम्हारे लिखने का स्पीड भी मैटर करता है, तो तुम्हें स्पीड के साथ साथ एक डिसेंट हैंड राइटिंग भी मेंटेन करना है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 2 आंसर्स के बीच में गैप। अब देखो, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हर आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो, बट मेरी मानो लाइन ड्रॉ मत करो, बट 3-4 लाइन एक्स्ट्रा जरूर छोड़ दो हर आंसर के बाद। देखो, लाइंस ड्रॉ करने में तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तुम स्केल और पेंसिल लेके लाइन ड्रॉ करोगे, 5 मिनट तो उसी में चला जाएगा। इससे बेटर ये रहेगा कि तुम बहुत सारे लाइंस छोड़ दो। अब देखो, तुम्हारे लिए पेपर तो फ्री का है, तुम अनलिमिटेड कितना भी एक्स्ट्रा सीट मांग सकते हो, तो तुम क्वेश्चन पेपर में स्पेस यूज करने से जरा भी मत हिचकिचाओ। तुम जितना ज्यादा स्पेस यूज करोगे, सारे आंसर्स के बीच में स्पेस मेंटेन करोगे, सारे पॉइंट्स के बीच में अगर तुम स्पेस मेंटेन करोगे, तो इससे तुम्हारा आंसर शीट बहुत ज्यादा क्लीन लुक देगा। और इस चीज से भी पेपर चेक करने वाला व्यक्ति काफी इंप्रेस होता है। और साथ ही साथ तुम अपने आंसर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक मार्जिन भी ड्रॉ कर लो। देखो, लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी एक मार्जिन ड्रॉन होता है, जिसके इस साइड तुम क्वेश्चन नंबर या फिर पॉइंट्स का नंबर लिखते हो, बट
साथ ही साथ एक मार्जिन तुम्हें राइट साइड भी ड्रॉ कर लेना है। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनियर होता है उसे नंबर देने के लिए स्पेस मिल जाता है। अब देखो तुम्हारा आंसर शीट में ऑलरेडी पूरा आंसर भरा हुआ है, लेफ्ट साइड में भी तुमने पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो राइट साइड पे थोड़ा सा स्पेस जरूर छोड़ना चाहिए। अब देखो ये सारे पॉइंट्स तो तुम्हारे आंसर शीट के लुक्स को मेंटेन करने के लिए थे। अब देखते हैं कि तुम्हें आंसर्स को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला जो वन वर्ड वाले या फिर वन लाइनर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो तुम्हें इस क्वेश्चन का सिर्फ 1 मार्क्स मिलने वाला है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर 1 वर्ड में तुम्हारा आंसर पूरा हो रहा है तो सिर्फ एक ही वर्ड लिखो, तुम्हें उसे सेंटेंस में फॉर्म करके लिखने का कोई जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट होता है उसमें। इसी तरह से तुम्हें मैच द फॉलोइंग में हर एक कॉलम का सेंटेंस लिख के मैच नहीं करना है, तुम्हें बस कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों के नंबरिंग को साइड बाय साइड लिख के मैच करवा देना है। और हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, यहाँ भी तुम्हें हर आंसर के बाद एक लाइन का गैप जरूर छोड़ना है। और इसके बाद फिर जब तुम अपना अगला सेक्शन शुरू करने जाओगे, जब सेक्शन बी स्टार्ट करने जाओ, तो एक नई पेज से शुरू करना। अगर तुम्हारा सेक्शन ए आधे पेज में खत्म हो जा रहा है तो वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके नीचे पीटीओ लिख दो और नया सेक्शन अगले पेज से शुरू करो। इससे अच्छे से अलग अलग सेक्शन डिवाइडेड रहता है और यहाँ पर भी पेपर चेक करने वाले को थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है। और अगर आंसर लिखते टाइम कहीं कोई गलती हो जाता है तो तुम्हें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके उस आंसर को काटना है। ऐसा नहीं है कि तुम उस लाइन में मल्टीपल कट्स लगाए जा रहे हो या फिर उस आंसर को पूरा पेन से स्क्रिबल करके ढक रहे हो। इस तरह का हरकत नहीं करना अपने आंसर शीट के ऊपर। अगर कोई भी आंसर गलती हुआ, सिर्फ एक लाइन में उसे कट करो और फिर दोबारा से सही आंसर लिखना। अब देखते हैं कि तुम्हें मीडियम टाइप आंसर्स और लॉन्ग टाइप आंसर्स में कैसे लिखना होता है। देखो ये तो सबसे यूनिवर्सल पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। ये बात तुम्हारे स्कूल के टीचर भी तुम्हें हमेशा बोलते होंगे, तो इस बात को गलती से भी नहीं बोलना है कि आंसर्स हमेशा पॉइंट्स में होने चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि इस आंसर का पॉइंट थोड़ी बनेगा, ये तो बस एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी तुम्हें कोशिश करना है कि तुम अपने से कुछ पॉइंट्स बना करके लिखो, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स खुद से ऐड कर दो, कुछ एग्जाम्पल्स खुद से ऐड कर दो। अगर 3 मार्क्स का आंसर है तो उसे 3 पॉइंट में मिनिमम बनाने की कोशिश करो। और हाँ, किसी भी आंसर में अगर एग्जाम्पल दे सकते हो तो एग्जाम्पल जरूर देना चाहिए, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। बाई चांस अगर तुमने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, बट अगर तुमने एग्जाम्पल्स दिया है तो एग्जाम्पल्स भी एज अ पॉइंट ही काउंट होते हैं और हो सकता है कि तुमने जो पॉइंट्स मिस किए हैं उसके बाद भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाए। देखो जो डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें तुम्हें डिफरेंस बिटवीन बताना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा तुम्हें टेबल ड्रॉ करके अटेम्प्ट करना है। पहला टर्म का पॉइंट लेफ्ट साइड में, दूसरे टर्म का पॉइंट राइट साइड में, और जो भी तुम दोनों पॉइंट्स लिखोगे ना, दोनों पैरेलल होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में अगर पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है तो उसी के जस्ट बगल में दूसरे वाले टेबल का पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए और दोनों के पॉइंट साइड बाय साइड होना चाहिए। और यहाँ पर भी अगर तुम एग्जांपल्स दे सकते हो तो एग्जाम्पल देना मत भूलना। और तुम्हें ऐसा कोशिश करना है कि तुम अपने सारे आंसर्स को एग्जामिनेशन खत्म होने के टाइम से 10 मिनट पहले ही कंप्लीट करो, ताकि तुम इस बचे हुए 10 मिनट में तुमने जितने भी आंसर्स लिखे हैं उन सभी को रीड कर पाओ। बहुत बार तुम आंसर्स लिखते हो, बीच में कुछ गलती हो जाता है, उसे तुम सुधार पाओ। देखो 5 मिनट लगेगा तुम्हें अपने सारे आंसर्स को रीड करने में। इसी बीच तुम साथ ही साथ तुम्हारे आंसर्स के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं या कोई इंपॉर्टेंट की वर्ड्स होते हैं उन्हें भी अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाओ। इससे क्या होता है कि पेपर चेक करते वक्त जो टीचर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, उसे हजारों बच्चों के कॉपी चेक करनी, तो लाइन बाई लाइन सब कुछ रीड नहीं करता है। अगर उसे की पॉइंट्स हाईलाइटेड मिल जाएंगे तो सिर्फ उस वर्ड को देखेगा और समझ जाएगा कि इस बच्चे को आंसर आता है और वो तुम्हें वहीं पे नंबर दे देगा। एसएसटी में तुम्हारा मैप वर्क भी होता है, तो मैप वर्क को भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से कर। यहाँ पर तुम कोशिश करो कि जहाँ पर तुम मैप के ऊपर जो पॉइंट हाईलाइट कर रहे हो, पॉइंट ड्रॉ करो, वहाँ पे ABCD ऐसे मेंशन कर दो और उस मैप के नीचे में थोड़ा सा खाली जगह होता है, वहाँ पे मेंशन कर दो कि A वाले पॉइंट का क्या नाम है, B वाले पॉइंट का क्या नाम है, इस तरह से मेंशन कर दो। इससे मैप वर्क क्लीन लगता है। और फिर मैप को कैसे टाइप करना है, किस तरह से फोल्ड करके आंसर शीट के अंदर डालना है, ये सब तो तुम्हें वहाँ पे जो टीचर्स प्रेजेंट होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में वो तो बता ही देंगे। तो देखो यही सारे मेजर पॉइंट्स थे जो तुम्हें पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त याद रखना है। अब देखो लास्ट में एक बोनस टिप देता हूँ। देखो एग्जामिनेशन से पहले तो सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ के जाते ही हैं, कोई कितना भी निकम्मा बच्चा हो थोड़ा बहुत पढ़ के तो जाता ही है। अब ऐसे केस में अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसका तुम्हें लगता है कि तुम्हें आंसर नहीं आता है, और ऐसा ना ज़्यादातर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में होता है कि तुम्हें सारे पॉइंट्स याद नहीं होते, सिर्फ 2 ही 3 पॉइंट्स याद होते हैं या बहुत बार पूरा आंसर ही याद नहीं होता है, तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है ना कि अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है और तुम्हें थोड़ा बहुत भी उस टॉपिक से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आता है ना, तो तुम कुछ भी रैंडमली लिख दो। हाँ, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन पेपर में गाना लिख कर गया, पर्टिकुलर चैप्टर या उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड 1-2 वर्ड जो भी याद आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है वो लिख दो। एटलीस्ट तुम्हें उस आंसर में 0 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे तुम 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। अब देखो ये सब टिप तो तभी काम करेंगे जब तुम पढ़ाई भी करोगे, तो पढ़ाई करना मत भूल जाना। अब देखो ये सारे टिप्स भी तभी काम करोगे जब तुम्हें आंसर आता होगा कुछ ना कुछ।
अब बिल्कुल ही तुम खाली दिमाग लेके एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो तुम कुछ भी तिगड़म लगा लो, मार्क्स तो नहीं स्कोर कर पाओगे। अब देखो, मैं ये वीडियो एग्जामिनेशन के काफ़ी पहले बना रहा हूँ। इनफैक्ट काफ़ी बच्चों के अभी प्री बोर्ड्स चालू होने वाले होंगे या फिर कुछ लोगों के साथ हो भी गए होंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ये पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो मैं पहले इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन के जस्ट एक दिन पहले या फिर एग्जामिनेशन से 1 घंटे पहले पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो देख लेते हैं और सोचते हैं कि अब हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेंगे एग्जाम में, बट ऐसा हो नहीं पाता है। अब तुम घर में जो अपने से सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करते हो या फिर तुम्हारा जो प्री बोर्ड्स या मॉक एग्जाम होने वाला होगा, तुम्हें वहीं से पेपर प्रेजेंटेशन के प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना है, तभी जाके तुम फाइनली उसे मेन बोर्ड एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओ। अब देखो, यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है। सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में सीख पाए। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो चलो, अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।